इसको हम क्या कहेंगे पूरे को? मादा जनन, मादा जनन, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र में ये सब मिलकर ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम कहेंगे मादा जनन तंत्र। क्या क्या होगा? योनि है, गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय है और अंडाशय है, और इसको क्या कहेंगे? अंड वाहिनी। कौन कैसा होता है इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। डालो मादा जनन तंत्र जल्दी से थोड़ा। देखो मादा जनन तंत्र, पहला डालो अंडाशय। पहला क्या डालेंगे आप लोग? अंडाशय। पहला डालो अंडाशय। तो अच्छा, मादा में भी अंडाशय कितने जोड़ी हैं? दो हैं। दो को हम कहेंगे एक जोड़ी ना। अंडाशय कितने होते हैं मादा में? एक जोड़ी। एक जोड़ी, ठीक है। अंडाशय मादा में कितने होते हैं? एक जोड़ी ना। एक जोड़ी ना लिखो, अलग अलग ही होते हैं। देखो दो अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय होते हैं? दो अंडाशय होते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई लिख लो। लिखो लंबाई लिख लो, 2 सेंटीमीटर, मोटाई 8 mm दिया हुआ, बुक में दिया हुआ है। लिखो। अच्छा इसका पूरा लिख लो। लिखो अंडाशय, लिखो अंडाशय बादाम के आकार का। अंडाशय अंडाशय बादामगिरी अंडाशय बादामगिरी के आकार का, 2 सेंटीमीटर लंबा, 8 mm मोटा। 2 सेंटीमीटर, ये लिख दिया मैंने। बादामगिरी के आकार का, 2 सेंटीमीटर लंबा, 8 mm है, मिली में है ना जी। तो ये और कम हो गया ना। मोटाई कितनी है? 8 mm मोटा। 8 mm मोटा होता है। अच्छा इसका काम क्या होता है अंडाशय का? मैंने बताया था जो क्या शुक्राणु कहाँ बनते थे? वृषण में। तो अंडाणु कहाँ बनेंगे? अंडाशय में। लिखो। ये कहाँ लिखा? देखो अंडाशय में अंड जनन की क्रिया से, हाँ इसी में जो ये देखो ये दोनों दिख रहे हैं ना, ये अंडाशय है। क्या है? अंडाशय। अंडाशय क्या लिखोगे? अंडाशय में अंड जनन की क्रिया से। किससे? अंड जनन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? अंडाणु का ना। अंडाणु, इसको अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। अच्छा मैं थोड़ा सा अच्छा ये सब लेक्चर बाद में देखेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे समझा दे रहा हूँ, सुनो बाद में। नर के वृषण में क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। यहाँ अंडाशय में क्या बनेगा? अंडाणु। जो अंडाणु होता है मादा में, वो 1 महीने की श्रृंखला होती है। 1 महीने में केवल एक अंडाणु का निर्माण होगा। कितने का? 1 महीने में एक अंडाणु का निर्माण करता है। कितने अंडाणु का? एक अंडाणु। वो अंडाणु जैसे ही यहाँ बनेगा, फिर ये दोनों तरफ अंडवाहिनी होती है। क्या होती हैं? जो अंड को ले जाती है कहाँ तक? गर्भाशय में। कहाँ तक ले जाती हैं? देखो नेचर में किसी को नहीं पता है ये, चूंकि नेचर का पहला, प्रकृति का पहला नियम क्या है? संतान उत्पत्ति करना। क्या करना? नर में क्या बनते हैं? शुक्राणु। क्यों? संतान की उत्पत्ति करने के लिए। मादा में क्या बन रहे हैं? अंडाणु। किसके लिए? संतान उत्पत्ति के लिए। मादक नहीं पता है। अंडाणु बना संतान उत्पत्ति के लिए, अंडवाहिनी से होते हुए सीधे कहाँ पहुंच गया? गर्भाशय में पहुंच गया। कहाँ पहुंचेगा? अब ये गर्भाशय में जब जाएगा तो बाई नेचर इसको ऊर्जा देने के लिए चारों तरफ ये जो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं चौड़ी होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? वही किससे बनती हैं? ब्लड से बनती हैं। प्रोटीन होता है, अन्य चीजें जो भी होती है खूब अपने को चौड़ी कर लेती। क्यों चौड़ी कर लेती हैं? जो अंडाणु आया है इसको ऊर्जा देने के लिए। क्या देने के लिए? कि अंडाणु जो है, और अंडाणु किसका इंतजार करता है? क्योंकि अंडाणु, अंड की निषेचन क्रिया कब तक नहीं होगी? जब तक उसको क्या नाम मिले? शुक्राणु। मैंने कहा था जैसे अंडाणु को जब शुक्राणु भेज देगा तो कौन सी क्रिया होती है? निषेचन की क्रिया होगी। और जब वो निषेचन होगा तो क्या बन जाएगा? युग्मज। देखो नर का जो युग्मज निकलता है उसको हम नर युग्मज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो मादा का निकलेगा वो मादा युग्मज। ये दोनों जब यहाँ पे मिलते हैं तो क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है?
अच्छा, भ्रूण पहले नहीं बनता है, पहले युग्मज ही बनता है, जिसको हम लोग ऐसे कहते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ, नर का क्या निकलता है बोलो, शुक्राणु ना, मादा का क्या मिला यहाँ पे, अंडाणु। ये बनाता है, इसको मिलाने के बाद हम इसका एक नाम देते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। इसका नाम क्या है, युग्मनज। क्या नाम है, युग्मनज। नाम से नहीं बोलना है। यहाँ पे थोड़ा विकास होता है तब इसको हम कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं, मैंने नॉर्मल कह दिया था ना, नर का शुक्राणु, मादा का अंडाणु मिलकर क्या बना देता है। अब ये तो भी समझ में नहीं आएगा, पहले ध्यान से सुनते रहो। यहाँ पे अंडाणु इंतजार करता रहा, किसका इंतजार कर रहा है, शुक्राणु का। अगर शुक्राणु नहीं आया, लेकिन दीवारें तो चौड़ी हो गई, और ये किससे चौड़ी होती हैं, रुधिर से। किसकी, ये किससे बनती हैं, रुधिर से। रुधिर मतलब जो भी प्रोटीन वगैरह सब कुछ होता है। अब ये चौड़ा हो चुका है, लेकिन शुक्राणु नहीं आए तो क्या करेगा, अगले महीने के लिए ये रिसाइकिल करता है स्वयं को। क्या करता है, रिसाइकिल करता है, और ये ब्लड के रूप में टूटना चालू होता है। किसके रूप में टूटता है, ब्लड के रूप में टूटता है, और ये बाहर की योनि के द्वारा, दीवारों से हमको क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जो हर महीने की एक जो है साइकिल चलती है, हर महीने की क्या होती है, साइकिल या श्रृंखला होती है, जिसमें हम लोग इसको क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं, या मासिक धर्म कहा जाता है। मासिक क्यों, क्योंकि हर महीने की श्रृंखला होती है। या अंग्रेजी में आप इसको क्या कह देते हैं, पीरियड्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स। विदेशों में तो इसकी मतलब वो सेलिब्रेट भी किया जाता है, पुबर्टी एज। तो जब भी रजोधर्म की क्रिया चालू हो जाती है, क्यों चालू होती है, क्योंकि ये क्या करता है, अंडाणु जो है कहाँ पहुंचता है, गर्भाशय में, और गर्भाशय में किसका वेट करता है, शुक्राणु का। अगर बाई चांस शुक्राणु मिल जाए, प्रक्रिया के द्वारा इसको क्या मिल जाए, शुक्राणु, एक अंडाणु किससे मिल जाए, शुक्राणु से, तो वो क्या बना देगा, भ्रूण। और जैसे ही भ्रूण बना देगा, वो विकास चालू कर देगा। किसका विकास चालू करेगा, बच्चे का। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो जब शुक्राणु, अंडाणु से क्या मिल जाएगा, शुक्राणु, तो बताओ इसको बाहर करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तब क्या जो है रजोधर्म की प्रवृत्ति होगी, नहीं। तो इसका मतलब जब मादा गर्भ धारण करेगी, तब जो है रजोधर्म नहीं होगा। बात समझ पा गए। अब कैसे मिलेगा, हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो ये अच्छा, एक चीज है, बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में कि अंडाणु को शुक्राणु भेदता कहाँ है। भेदता मतलब निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो याद रखना, ये जो ट्यूब होती है, इसको क्या कहते हैं, ट्यूब। क्या कहते हैं, ट्यूब को हिंदी में नलिका भी कहते हैं। इस नलिका का नाम दिया जाता है फैलोपियन नलिका। कौन सा, ये यहाँ से देखो, जो सिसिन होगा, मैंने बताया था नर में क्या होगा, सिसिन। सिसिन के द्वारा शुक्राणु क्या होता है, बाहर निकलता है। वो मादा में पहुंचा दिया जाएगा। कहाँ तक पहुंचाया जाएगा, मादा के गर्भाशय ग्रीवा तक पहुंचाया जाता है। कहाँ तक की, तो योनि से होते हुए कहाँ तक पहुंचाया जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। अब ये आगे यहाँ से तैरते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, गर्भाशय में, और यहाँ से होते हुए फैलोपियन नलिका तक पहुंचता है। कहाँ तक, और मादा जो है 1 महीने में क्या तैयार करके रखती है, अंडाणु, अंड। वो अंड आके यही फैलोपियन नलिका में मिलेगा, किससे, नर के शुक्राणु से। और निषेचन की क्रिया इसीलिए कहाँ पे होती है, फैलोपियन नलिका। तो चाहे जितनी बार पूछे, ऐसे बोर्ड में पूछता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ऑप्शन दे देता है, गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन नलिका में, या गर्भाशय ग्रीव या योनि में। तो कहाँ पे जाएंगे आप, फैलोपियन। याद रहेगा ना, भूलना नहीं, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा था, हर दूसरे तीसरे, हर किसी न दूसरे तीसरे सेट में रहता ही है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया होगी फैलोपियन नलिका में। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। ये कहानी समझ में आ गई इतनी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक लिख लिया था करिश्मा, कहाँ तक लिख लिया, लिखी कहाँ तक हो, अंडाशय अंडाणु का हाँ निर्माण करता है। ये लाइन लिखना चाहो तो लिख लो। प्रत्येक माह में इसी में सर, हाँ, प्रत्येक माह में एक अंडाशय द्वारा एक अंड का निर्माण होता है। हाँ, एक अंडाशय द्वारा एक अंड का निर्माण होता है। हाँ, अच्छा, ये ना सोचना, ये दो है, दो में से एक ही अंडाणु आके मिलेगा, चाहे ये अंडाशय दे चाहे इधर का अंड दे ना। प्रत्येक माह एक अंडाशय एक अंड का निर्माण करता है। करता है।
फिर दूसरी हेडिंग डाल लो अंडवाहिनियां। मैंने बताया ना अंडवाहिनियां, उन्हीं से होते हुए तुम्हारा अंड आगे बढ़ता है। ठीक है, अगली हेडिंग अंडवाहिनियां, अगली हेडिंग है अंडवाहिनियां। अच्छा देखो, याद करो, दोनों से हम लोग रिलेट कराते हैं थोड़ा सा। शुक्राणु कहाँ बनते थे? वृषण में। अंडाणु कहाँ बनेंगे? अंडाशय में। शुक्राणु में सॉरी वृषण में क्या बना था? शुक्राणु। और किससे होकर आगे बढ़ते थे? शुक्राशय में जाते थे, शुक्रवाहिनी के द्वारा। किसके द्वारा? और यहाँ पे अंडाशय में क्या बना है? अंडाणु। ये किससे होकर आगे जाएगा? अंडवाहिनी से। किससे होकर जाएगा? तो ये भी एक नलिका ही होगी। तो लिखो अंडवाहिनी, अंडवाहिनी 10 सेंटीमीटर एक, 10 सेंटीमीटर एक, 10 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका। देखो ये अंडवाहिनी है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर लंबी। ये देखो नलिका जैसी दिख रही है नहीं? 10 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, लंबी एक नलिका होती है। आगे सर देखिए समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? 10 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है। नलिका आगे सर अंडाशय से अंड, अंडाशय से अंड, अंड मतलब अंड को अंग्रेजी में ओवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो याद रखिए, इसको ओवेरी कहते हैं। ओवेरी से ओवम बनता है। ओवम कहाँ आता है? इस अंडवाहिनी से होते हुए फैलोपियन नलिका में आता है। फैलोपियन नलिका में किसका इंतजार करता है? नर के शुक्राणु को। शुक्राणु को अंग्रेजी में स्पर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म। तो याद रखना, शुक्राणु को क्या कहते हो अंग्रेजी में? स्पर्म कहते हो। इसको क्या कहते हो? ओवम कहते हो। क्या कहते हो? ओवम। ठीक है। अच्छा, स्पर्म कहाँ बनते हैं? वृषण में। वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हो। क्या कहते हो? टेस्टिस। और अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। अंडाशय को अंग्रेजी में ओवेरी भी कहते हो। याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं कोई जरूरी नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत आना चाहिए। मैंने क्या लाइन बोली है? अंडाशय से अंड, अंडाशय से अंड, अंडवाहिनी के द्वारा, अंडवाहिनी के द्वारा। अंड कहाँ से चलेगा? अंडवाहिनी से ना। अंडवाहिनी के द्वारा फैलोपियन नलिका में आता है। फैलोपियन नलिका में आता ना लिखो, फैलोपियन नलिका में आकर, फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका में आकर शुक्राणु से, किससे? आकर शुक्राणु से निषेचन करता है। तो याद रहेगा ना लाइन ये? निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? फैलोपियन ट्यूब या नलिका में। अंशिका, निषेचन कहाँ होगा? हैं? तीसरी हेडिंग डालो गर्भाशय। देवी तीसरी हेडिंग डालो गर्भाशय। क्या हुआ, थक गए क्या? हाँ, हमको बड़ी अजीब गरीब थकान लगती, बारी बारी बकवास लगता है, लेकिन पढ़ा दे रहे हैं, आता है पेपर में। अगला गर्भाशय ना। देखो दोनों तरफ, ये देखो यहाँ पे अंडवाहिनी होगी, ये आगे यहाँ पे खुलती है फैलोपियन नलिका, यहाँ भी अंडवाहिनी खुलकर कहाँ पे? फैलोपियन नलिका में। ये फैलोपियन नलिका आगे देखो संयुक्त होकर, देखो ये देखो आगे मोटी है, ये दोनों नलिकाएं इधर मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? देखो बीच में गर्भाशय। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो ये फैलोपियन नलिका होती है मिलकर किसका निर्माण करती है? गर्भाशय का। तो उसी में लिखो फैलोपियन नलिकाएं मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। फैलोपियन नलिका ऊपर है। अरे गर्भाशय की हेडिंग डाल लियो ना जी, तो उसी में लिखो फैलोपियन नलिकाएं मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। फैलोपियन नलिका मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं, गर्भाशय का निर्माण करती हैं। गर्भाशय का निर्माण, देखो गर्भाशय, गर्भाशय ये देखो जरा, देखो ध्यान दो, ये पूरा गर्भाशय है।
गर्भाशय ये क्या है? गर्भाशय का ग्रीवा, ग्रीवा मतलब रास्ता, दरवाजा। तो ये गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा कहाँ पे खुलता है? नीचे योनि में। कहाँ खुलता है? योनि। योनि, है ना। और यहीं से शिशिन यहाँ तक कि तुमको क्या देगा? शुक्राणु। और यहाँ से तैरता हुआ शुक्राणु आगे पहुंचेगा। ठीक है, तो लिखो गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा योनि में खुलता है। योनि, योनि में खुलता है। योनि में, योनि को आप क्या कहेंगे? वजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वजाइना। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हैं। जो उसका जो छिद्र होगा उसको कहेंगे वुल्वा, वुल्वा ना। हो गया ना यहाँ तक? तो इसमें अगर ये लिखना चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो। देखो, अच्छा अब याद रखो, मैंने कहा कि फैलोपियन नलिका में निषेचन की क्रिया होगी। कहाँ होगी? फैलोपियन। यहाँ पे क्या मिलेगा? चाबी दे। तो क्या मिलेगा? शुक्राणु से अंडाणु मिलेंगे, निषेचन की क्रिया होगी। अब निषेचन तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद ये पुनः कहाँ पे आ जाएगा? बोलो, जो युग्मनज बना है पुनः कहाँ पे आएगा? गर्भाशय में आएगा। और गर्भाशय में ही ये युग्मनज विकास करके पहले क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। पहले क्या बनाएगा? और भ्रूण जैसे ही बनेगा दीवारें क्या होंगी? चौड़ी हो जाएंगी। और इन्हीं के द्वारा मादा इसको क्या देगी? विकास में प्रोटीन वगैरह जितनी भी ऊर्जा मिलेगी सब यही मिलना चालू हो जाएगा। बात समझ पाए? तो याद रखना कि यहाँ से आने के बाद इसका विकास आगे कहाँ होगा? गर्भाशय में होगा। तो निषेचित अंड का विकास, निषेचित अंड का मतलब ये हो गया ना, वही जो युग्मनज बना है। क्या लाना है? अरे ले आओ, समोसे ले आओ, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मिठाई ले आओ। निषेचित, निषेचित अंड का, निषेचित अंड, अंड का, नहीं पहले ही लिख लो। निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित होकर, गर्भाशय देखो गर्भाशय में आएगा ना। निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित होकर धीरे धीरे क्या बनाएगा? भाई बोलो जल्दी से। युग्मनज है यहाँ पे बनाएगा, थोड़े समय बाद क्या बना देगा? भ्रूण, है ना जी। स्थापित होकर धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण करेगा। धीरे धीरे भ्रूण, भ्रूण फिर आगे भी बढ़ा लो इसी में। धीरे धीरे भ्रूण, भ्रूण के बाद शिशु का रूप ले लेगा। धीरे धीरे भ्रूण, अरे यहाँ पे पहले निषेचित अंड आएगा, धीरे धीरे क्या बनाएगा? भ्रूण। भ्रूण 2-3 महीने बाद किसका रूप लेने लगेगा? शिशु, शिशु मतलब बच्चा, शिशु का रूप ले लेगा। शिशु का रूप ले लेगा। बस अब अगली हेडिंग डालो योनि। योनि को वजाइना, योनि। अगली हेडिंग योनि। हाँ, अच्छा गर्भाशय को यूटेरस भी कहते हैं। अंग्रेजी में याद करना चाहो तो कर सकते हो। इसको क्या कहते हैं? यूटेरस। क्या कहते हैं? यूटेरस। ये वजाइना। अगली हेडिंग वजाइना। देखो गर्भाशय का अंतिम सकरा भाग, ये देखो पूरा मिलके जहाँ पे खुलता है ना, गर्भाशय, या लिख लो, नहीं ऐसा लिख लो, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा जहाँ खुलता है, गर्भाशय ग्रीवा के द्वारा जहाँ खुलता है उसे योनि कहते हैं। योनि कहते हैं, योनि कहते हैं। लिखो मैथुन के समय, लिखो मैथुन के समय, मैथुन के समय शिशिन के द्वारा, शिशिन के द्वारा, शिशिन के द्वारा, शिशिन के द्वारा, मैथुन के समय शिशिन के द्वारा, शिशिन के द्वारा शुक्राणु, शिशिन के द्वारा शुक्राणु
शुक्राणु आगे सर। योनि मार्ग में स्थापित कर दिए जाते हैं। कहाँ पे? योनि मार्ग में स्थापित कर दिए जाते हैं। योनि मार्ग में स्थापित कर दिए जाते हैं। जो बाद में अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। जो बाद में कहाँ तक पहुंचेंगे? अंडवाहिका। और वहां पे क्या मिलेगी? फैलोपियन नलिका। हाँ, अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं। लिखो, या प्रसव के समय, प्रसव नहीं है तो मैं एक शब्द लिख रहा हूँ प्रसव। एक शब्द में क्या लिख रहा हूँ? प्रसव। प्रसव और जब प्रसव के बाद होता है प्रसव पीड़ा। क्या होती है? प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा को अंग्रेजी में लेबर पेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबर। देखो, जब मादा बच्चे को जन्म देती है, तो जन्म के समय योनि का जो मार्ग खुलेगा, बच्चा निकलना चालू करेगा, तो पीड़ा होती है। उस पीड़ा को क्या कहते हैं? प्रसव पीड़ा। क्या कहते हैं? और बच्चा होने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रसव। क्या कहलाती है? और प्रसव के दौरान प्रसूति सहायता दी जाती है। कौन सी सहायता? प्रसूति सहायता। याद रखना, प्रसव पीड़ा में क्या होता है? एक हार्मोन स्रावित होता है। उस हार्मोन्स का नाम होता है रिलैक्सेशन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन? तो नाम से स्पष्ट है, रिलैक्सेशन। वो क्या करता है? यहाँ पे एक तरल पदार्थ निकालता है। कौन सा पदार्थ निकालता है? तरल पदार्थ क्या करता है? बच्चे को बाहर निकालने में आसानी करता है। क्या करता है? और जब बाहर निकालते हैं तो देखो, मैंने कहा था ना दीवारें चौड़ी हो जाती ना, इनसे जो है बच्चे की नाभि के द्वारा जुड़ जाता है। पहले नाभि भ्रूण बनाता है, फिर जुड़ते जुड़ते वो नलिका जुड़ी हुई होती है, वहां बच्चा बाहर आता है। तो उस जो भ्रूण वाली जो नाभि जुड़ी हुई होती है उसको आवम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब बच्चा बाहर निकालते हैं फिर उसको वहां से काट कर अलग कर दिया जाता है। और वो जब तक जुड़ा होता है उसी से बच्चे को, जब भी माँ के गर्भ में कितने दिन लगभग रहता है? 9 महीने तक ही रहता है। 9 महीने का पीरियड लगभग कितना हो जाता है? 9 × 27 270 275 दिन है ना। तो जो वो पीरियड होता है उतने समय तक वो जो जुड़ी हुई नलिका जो होती है आवम, उसी के द्वारा बच्चे को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में? रुधिर के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। और उसको बाद में हम लोग काट कर अलग कर दिया जाता है। और एक चीज और बताएं, जब आप इसी में आगे जब पढ़ेंगे ये बताया जाएगा कि जो जनन तंत्र है, जिसको क्या कहते हैं? जनसंख्या नियंत्रण। कौन सा टॉपिक आएगा भाई इसके? मैं अभी बता दे रहा हूँ इसको। हाँ, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए? जनसंख्या, तो मादा में देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब होती कि नहीं होती है? इस ट्यूब में ही निषेचन की क्या होती है? क्रिया। और यहाँ से शुक्राणु कहाँ पहुंचता है? अंडाणु यहाँ से आएगा फैलोपियन ट्यूब में, शुक्राणु भी यही तैरते हुए आगे आ जाएगा। जब उसको कौन सा शब्द आता है? शब्द ही नहीं याद आ रहा इस समय। इसमें लिखा होगा, परिहार नियोजन किया जाता है रासायनिक शल्य चिकित्सा में। हाँ, जिसको नलबंदी या आप लोग नसबंदी कहते हो ना। क्या नाम सुना होगा सबने? जिसको क्या कहते हैं हम लोग? नलबंदी या नसबंदी। तो वो करते क्या? ये ट्यूब ऐसे काट देते हैं। क्या करते हैं? यहाँ से दोनों तरफ की ट्यूब काट दी। अच्छा बताओ, यहाँ से अंड आगे आएगा? यहीं तक, यहाँ तक आ जाएगा जी। लेकिन आगे जाने का क्या रास्ता होगा? यहाँ से फैलोपियन कटा हुआ, शुक्राणु क्या आगे जाएगा ना? तो अंडाणु शुक्राणु से नहीं मिलेगा। तो बताओ क्या निषेचन की क्रिया होगी? निषेचन की नहीं होगी। अच्छा, ये स्थायी नसबंदी होती, एक बार कर दिया तो कर दिया, उसके बाद जो है दोबारा माँ बनने की कोई भी संभावना नहीं होती। 1 2 बच्चे 3 बच्चे होने के बाद आज के लोग अधिकतर क्या करा लेते हैं? नसबंदी करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आगे उनकी जनसंख्या की वृद्धि ना हो, इसलिए इसको कहते हैं स्थायी जनसंख्या उन्मूलन, है ना। कि स्थायी नसबंदी एक बार आपने करा लिया तो उसके बाद बच्चे होने के कोई चांस नहीं है। बाकी अन्य कृत्रिम उपाय होते हैं, लेकिन ये स्थायी उपाय है। कौन सा उपाय है? क्योंकि टॉपिक चल रहा है, ये मैंने बता दिया। दोनों तरफ की फैलोपियन नलिका, यहाँ अंडवाहिनी क्या करते हैं? इसको काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। तो हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे?
सर लिखा दे। तो अच्छा, और एक कुछ सहायक ग्रंथियां लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है, जैसे याद कर लेना, बर्थोलिन। मैंने रिलैक्सेशन बता दिया। बच्चा पैदा होते समय कौन सी हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सेशन। कौन सा? एक लिखा हुआ मैथुन के समय कौन सा? बर्थोलिन। कौन सा? बर्थोलिन ग्रंथियां होती हैं, इससे जो बर्थोलिन हार्मोन्स निकलता है, कौन सा? ये चिपचिपा होता है। ये क्या करता है? ये करता है कि जो मैथुन के समय योनि में चिकनाहट लाता है। क्या लाता है? चिकनाहट लाता है। तो अब अगली हेडिंग डालो, निषेचन लाओ। अगली हेडिंग निषेचन। अगली हेडिंग निषेचन। निषेचन बता चुके, हमको नहीं लगता निषेचन में कोई कंफ्यूजन है तुम लोगों को, केवल हेडिंग हम लोग डाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, निषेचन कहाँ होगा? नर में कि मादा में? मादा में। याद रहना, कभी कभी ऐसे पता लगे बोर्ड से पूछ लिया। हाँ, निषेचन की प्रक्रिया होती है नर में, दूसरा मादा में, तीसरा दे दिया नर मादा दोनों में, चौथा इनमें से कोई नहीं, तुम डाला है नर मादा दोनों में। निषेचन की क्रिया कहाँ होगी? केवल मादा में। क्यों? क्योंकि उसके जो भी मादा शिशु के विकास के लिए जो भी सिस्टम है सब वही बना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? निषेचन। लिखो, निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। होते हैं। थोड़ा सा लाइन को लिखा दें, हाँ? लिखो, मैथुन के समय शिशिन द्वारा शुक्राणु क्या हुआ? लिखो, मैथुन के समय शिशिन के द्वारा शुक्राणु, शुक्राणु ना लिखो, लाखों शुक्राणु लिख लो। लाखों। देखो, अंडाशय से अंडाणु एक ही निकलेगा ना, लेकिन शुक्राणु कितने लिखेंगे? लाखों निकलेंगे। और वो कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, बहुत ज्यादा गति में होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा गति। हाँ, लिखो, लाखों शुक्राणु। लाखों शुक्राणु ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय में, देखो गर्भाशय की ग्रीवा है ना, ग्रीवा के द्वारा गर्भाशय में प्रवेश करते हैं, और फिर अच्छा बताओ, गर्भाशय से कहाँ जाएंगे? ये अंड वाहिनी में। कहाँ जाएंगे? गर्भाशय से प्रवेश करते हैं। फिर गर्भाशय से अंड वाहिनी में चले जाते हैं। अंड वाहिनी में चले जाते हैं और वहीं चले जाते हैं और वहीं फैलोपियन नलिका में फैलोपियन नलिका में निषेचन करते हैं। वहीं फैलोपियन नलिका में, ऐसे ना लिखो, वहीं फैलोपियन नलिका में अंडाशय के साथ निषेचन करते हैं। अंडाशय के साथ निषेचन करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं नहीं लिखा रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखो, बुक में दिया हुआ है, लिखा हुआ कुछ जो जंतु आकशेरुकी होते हैं। कौन से? दो प्रकार के होते हैं, एक कशेरुकी और एक आकशेरुकी। तो कुछ जो होते हैं, जैसे इसमें दिया गया ऑप्शन में है तुम्हारे, जैसे मेढक मछली। कौन कौन से होते हैं? कुछ और भी जंतु होते हैं, कुछ मेढक मछली। ये क्या करते हैं? जो मादा होती है, कौन होती है? मादा क्या करती है? अपना अंडाणु बाहर स्थापित कर देती है वही जल के अंदर, और नर जो नर मछली वाला होगा ना, वो भी अपना शुक्राणु स्थापित कर देगा। फिर दोनों तैर के आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया बाहर करते हैं। क्या करते हैं? तो बताओ, ये शरीर के बाहर हो रही कि अंदर? बाहर। तो कुछ जंतु जो शरीर के बाहर भी करते हैं, लेकिन मानव में कहाँ होता है? शरीर के अंदर, वो भी कहाँ पे? मादा में। ठीक है, गुड। तो जो उससे हम कौन सा निषेचन कहेंगे? जो बाहर होगा, बाह्य निषेचन। मनुष्य में कौन सा होता है? बाह्य की आंतरिक निषेचन। गुड।
अब मैंने बताया ना यहीं पे भ्रूण का अगली ऐसा भ्रूण का विकास वगैरह सब लिखने की तुमको जरूरत नहीं, मैंने बता ही दिया। गर्भाशय में स्थापित होगा, है ना, फिर कुछ समय बाद वो क्या बनाएगा, युग्मज भ्रूण बना लेगा, फिर भ्रूण प्रवर्धित होकर क्या बना लेगा, शिशु का धीरे धीरे रूप ले लेगा। ये आराम से आप लोग पढ़ेंगे अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है। और ये अवधि मैंने बता दी कितने माह की होती है, लगभग 9 माह की होती है। कितने माह की होती है, और यही उसको सारी ऊर्जा मिलती है। फिर 9 माह के बाद जब बच्चा बाहर आने लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब गर्भाशय से बच्चा ग्रीवा के योनि के द्वारा बाहर आने की जो क्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। उसके द्वारा जो मादा को पीड़ा होती है इसको कौन सी पीड़ा कहते हैं, प्रसव पीड़ा कहते हैं। कौन सी पीड़ा कहते हैं, और इस प्रसव पीड़ा में एक हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से, उस हार्मोन को कहते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रसव इसमें कौन सा हार्मोन स्रावित होगा, मैंने एक रिलैक्सेशन भी बताया, एक और होता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता है, अच्छा ये इतना हो गया। फिर अगला एक टॉपिक इसमें तुम्हारे दिया गया है, क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता। मैंने बता दिया अंड का निषेचन नहीं होता, इसीलिए महिलाओं में कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है, रजो धर्म की, या हम इसको मासिक धर्म कहते हैं, या पीरियड्स की कहते हैं। क्यों, अच्छा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अंड का क्या नहीं होता है, निषेचन। अगर अंड का निषेचन हो जाएगा तो क्या रजो धर्म होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में ऐसा बोर्ड में आता है कि क्या पूछ लिया जाए कि क्या होता है यदि अंड का निषेचन नहीं होता है, तो अंड का निषेचन नहीं होता तो आप क्या बताएंगे कि वो धीरे धीरे क्या करते हैं, गर्भाशय की ग्रीवा से बाहर निकाल देते हैं, जो रुधिर के रूप में निकलता है, जिसे मादा में क्या कहा जाता है, रजोधर्म, या क्या कहा, रजोधर्म, मासिक धर्म, या पीरियड्स कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना, कोई बताने की कोई जरूरत, बोलो नहीं है ना। और ये कब से चालू हो जाता है, 10-12 वर्ष लिखा हुआ, 12-14 वर्ष से मादा में चालू हो जाता है, और लगभग 50 वर्ष तक की, 45 से 50, मतलब कोई फिक्स समय नहीं होता कि नहीं 50 हो गया तो खत्म हो गया, एक अपराक्ष समय ना, तो उतने समय तक की ये चालू रहता है, और इतने ही समय तक की वो माँ बन सकती है। इसके बाद माँ बनने की संभावनाएं भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, एक इसी पे मूवी आई थी गुड न्यूज करके, वो नहीं, एक और आई थी, अच्छे वाली नहीं, एक और है, बधाई हो आई थी, आयुष्मान खुराना की, देखिए किसी ने किसने देखी, बधाई हो, बढ़िया मूवी देखना। हमें वो 60, 50, 58, 60 साल में अम्मा बन जाती है तो कितनी समस्याएं आती हैं वो तुमको जो है मूवी में दिखाया गया, कॉमेडी के रूप में। कहानी मतलब जो मूवी कहना चाह रही वो अच्छे से कही, लेकिन रूप कैसा है, मजाकिया, कॉमेडी। ठीक है, मूवी देखा तो वैसे समझ में आती है। और किसने देखी बधाई हो, बस यही देखी केवल है, आयुष्मान खुराना की है। अच्छी मूवी है। फिर जनरल स्वास्थ्य का दिया गया है कि कुछ बीमारियां भी हो जाती जिनसे बचना, ये सब हम लोग बाद में बता देंगे, जैसे कुछ बीमारियां एड्स है, HIV है, और ऐसे ही जो बीमारियां होती। फिर कहा गया परिवार नियोजन के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जिनमें कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि को आप कैसे रोक सकते हैं। एक तो यही कह दिया गया कि जो विवाह की आयु है, क्योंकि 12 से 14 साल में ही वो मादा में क्या चालू हो जाता है, रजोधर्म की प्रवृत्ति, उसके बाद वो माँ बनने की संभावनाएं हो जाती है। लेकिन इतने में आप करेंगे तो क्या वो भ्रूण के विकास के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होती, तो कम आयु में शादी नहीं करनी। पहले 14 साल था, फिर 18 किया गया, तो भारत सरकार ने कितना कर दिया है, 21 वर्ष कर दिया है। क्यों कर दिया गया, क्योंकि ये ऐसा हो कि जनसंख्या उन्मूलन कम एज में हो जाएगी तो ज़्यादा बच्चे होंगे, ज़्यादा एज में होगी तो एक जो 25-26 साल में जब करती है तो एक समझदारी आ जाती है, तो छोटा परिवार सुखी परिवार की कहानी हो जाती है। फिर कहते हैं कि बच्चों के जन्म के बीच का अंतर होना चाहिए, ये नहीं कि हर जो है दूसरे साल जो है टिंगू मिंगू चिंगू आ रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो उससे जो है जनसंख्या ज़्यादा हो सकती है। तीसरा दिया गया छोटा परिवार सुखी परिवार, मतलब हम दो हमारे दो, ये नहीं कि हम दो हमारे 16 ना, मतलब ऐसा नहीं होना है। तो कहते हैं वो लोग टारगेट कर लेते हैं एक IPL टीम खड़ी करनी है, तो उतना नहीं, मतलब ये इसमें दिया गया है। अगला है शिक्षा का प्रबंध। सबसे बड़ी बात तो यही कि आपने देखा होगा जो शिक्षित समाज होगा वहाँ बच्चे कम होंगे, जो ज़्यादा अशिक्षित होगा उसमें बहुत ज़्यादा। पता लगा 8-10 लड़के हो गए, सब मेला ठेला लगा रहे हैं, एक लगा रहा दूसरा पीछे जुटा हुआ है, मतलब जितने होते जा रहे हैं उतने काम करते जा रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण अशिक्षा के कारण होता है। किसके कारण होता है, जितना आप पढ़ा लिखा वर्ग देखेंगे 2-3 बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता इससे ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे नहीं पाओगे, ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे क्या आप अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो सारी समस्याएं हैं।
फिर अगला है कि रोकने का एक तरीका कृत्रिम है कि आप जो है प्रजनन निरोध, निरोध का मतलब होता है, निरोध का हिंदी अर्थ होता है रोक, कि आप कैसे जो है प्रजनन को रोक सकते हैं। तो मैंने एक स्थायी तरीका ये बताया था। बाकी कृत्रिम तरीका ये होता है कि आप जो है गर्भ निरोधक गोली ले सकते हैं, या जैसे महिलाओं में महिला नसबंदी मैंने बताया था, फैलोपियन काट दिया जाता है। ऐसे ही पुरुष में भी जो शुक्रवाहिनी नहीं होती, जहाँ से ले जाती वहाँ शुक्रवाहिनी से काट देते, कट से कैंची मारा, कट से अलग, ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन मतलब काट दिया जाता है, वहां से शुक्राणु आगे जा ही नहीं पाएंगे, और जाएंगे नहीं तो क्या निषेचन होगा? नहीं होगा। तो ये तो पुरुष की नसबंदी कर दी जाए या महिला की, कोई एक दोनों में से करा ले, मस्त रहे, ठीक है। फिर अगला देखो, अगली कहानी क्या है कि या तो स्त्री की नसबंदी हो जाए या कानूनी व्यवस्था। कह रहे कुछ देशों में कानूनी व्यवस्था भी, जैसे चाइना में बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई कि हमारे दो की पॉलिसी लागू कर दी गई कि अगर मान लो कहा कि 2 से ज्यादा बच्चे हो गए तो नौकरी नहीं मिलेगी, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पे कर दी गई। इसके बाद कहा गया जैसे कुछ जैसे अवांछित गर्भधारण हो जाता है कि मतलब इच्छा नहीं है लेकिन क्या हो गया, गर्भ आ गया, तो उसको कैसे हटाया जाए, उसके लिए कुछ दवाइयाँ वगैरह आती हैं, उसको लिखा गया है कि उसको रोकने के लिए कुछ विधियां हैं। जैसे एक अवरोध विधि है, जैसे उन्होंने कहा जैसे कुछ रासायनिक विधि है, कुछ शल्य चिकित्सा विधि है ना, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन कि ज्यादा बोल गए हैं? हो गया।